हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किए हुए हैं बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाना। मैं स्पेसिफिकली बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन सा बच्चों हम लोगों ने लेसन शुरू किया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और कई सारे लेक्चर बच्चों हमने हमारे इस लेसन के स्पेसिफिकली इस लेसन के बच्चों अपलोड किए हैं इस वाले चैनल के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले के लेक्चर्स को भी देखना, उसके बाद इसके ऊपर जंप करना बच्चों। आज के इस वीडियो में बच्चों स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखो लास्ट कुछ लेक्चर से हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वांटम थियरी की, कि आखिरकार डी ब्रॉगले कैसे डी ब्रॉगले नहीं जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था बच्चों वो कैसे फेल हो गया, और उसके बाद नई चीज आई ना बच्चों क्वांटम थियरी, सही है। जिसके बाद डी ब्रॉगले आए, हाइजनबर्ग आए, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज रखी, अपनी अपनी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की आखिरकार एक एटम होता किस प्रकार से है, सही बात है। और उन्हीं सबको कंबाइन करने के बाद बच्चों एक थियरी बनी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, यू कैन से क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक थियरी, जो सारी चीजों को कंबाइन करके बनी, सही बात है। तो अभी तक हम लोगों को बच्चों ये नहीं पता था कि आखिरकार एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहां होगा, कैसे होगा, उसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो उन चीजों को समझाने के लिए एक और साइंटिस्ट आए बच्चों, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, सही है। और उन्होंने ही बच्चों इजाद किया क्वांटम नंबर्स के बारे में, सही है। तो टोटल क्वांटम नंबर्स के बारे में बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस वाले लेक्चर को बच्चों ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे। बहुत सारी चीजें बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना बच्चों। वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारे टाइम टेबल्स वहां पे अपलोड करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टोरीज के फॉर्म में चीजें हम लोग बताते रहते हैं वहां पे। तो वहां पे भी आप हमें आके फॉलो कर सकते हैं, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसे भी डाउनलोड करके रजिस्टर करके अपने फोन में रख लीजिए, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। देखो लास्ट लेक्चर्स में, सुनो अब ध्यान से, ठीक है। लास्ट कुछ लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? एक वेव है। किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना बच्चों, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी, आप ऐसा कह सकते हो, ड्यूल नेचर फॉलो करता है। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक बहुत ही ज्यादा स्पीड से, तो वो एक वेव की तरह शो होगा, एक वेव की तरह दिखेगा। ये आपको डी ब्रॉगली अंकल ने बताया था, सही बात है। पर इलेक्ट्रॉन किस स्पेस में प्रेजेंट होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, उसके बारे में बातें बहुत कम हुई थी। तो उसके बारे में बच्चों हमें बताने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्क्रॉडिंगर, ठीक है, जिनका नाम क्या था? स्क्रॉडिंगर। और 1926 में इन्होंने बच्चों अपना एक इक्वेशन दिया जहां पर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किस पोजीशन पे, किस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है। उसके लिए एक इक्वेशन आपको किसने दी? स्क्रॉडिंगर ने दी, सही बात है, ठीक है। तो उसके बारे में बच्चों आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बारे में बच्चों आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बच्चों, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, और वो एक स्पीड से घूमता है, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है ना, 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से घूमता है। तो बहुत ज्यादा स्पीड से बच्चों क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के सराउंड। तो जब वो इतना तेज रिवॉल्व कर रहा है तो डी ब्रॉगली ने हमको क्या बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक पार्टिकल की तरह एक्ट ना करके वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों? वेव की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? एक वेव की तरह एक्ट करेगा। और ये चीजें बाद में प्रूव भी हुई थी, सही है ना, ये चीजें बाद में बच्चों प्रूव भी हुई थी। और इन सबसे बच्चों आपके क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक मॉडल का जन्म हुआ। इसके बाद कौन से एटॉमिक मॉडल का जन्म हुआ ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स। क्वांटम का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की अगर आप बात कर रहे हो ना, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, प्रोटॉन की बात कर रहे हो, तो आप उसे क्वांटम कह सकते हो, फिर क्वांटा कह सकते हो, सही है। तो क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल इसे कहा गया। ओके, बहुत अच्छी बात। यहीं से बच्चों आपके जो बोहर्स का इक्वेशन था, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था, वो फेल हो गया। फेल तो नहीं कह सकते, पर हाँ उसका बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर जो आगे चल के इन्होंने प्रूव की। फिर बच्चों 1926 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1926-27 के दौरान 1926-27 के दौरान एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्क्रॉडिंजर।
जिनका नाम क्या बच्चों, एडविन स्कॉडिंजर उनका नाम था। उन्होंने बच्चों हमें एक इक्वेशन के बारे में बताया। देखो इसके पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां पे, किस जगह पे मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, वो किसी ऑर्बिट में या वो किसी शेल में तो घूम नहीं रहा है, एक स्पेसिफिक जगह पे घूम नहीं रहा है। वो बच्चों कैसा है, एक वेव की तरह घूम रहा है ना, एक वेव की तरह रिवॉल्व कर रहा है। तो किस पोजीशन पे, किस जगह पे बच्चों हम उस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन बच्चों किसने दी, आपके स्कॉडिंगर अंकल ने दी। सही है। तो इन्होंने हमें किसके बारे में बताया, इन्होंने बच्चों हमें लोकेशन के बारे में बताया। इन्होंने हमें किसके बारे में बताया, लोकेशन के बारे में बताया। किसके लोकेशन के बारे में बच्चों, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और एक स्पेसिफिक इक्वेशन दे दी कि भाई ये एक इक्वेशन है, इसमें आप कुछ कुछ वैल्यू डालो, एनर्जी की वैल्यू डालो, वेव फंक्शन की वैल्यू डालो, और जब आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, दैट एरिया, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, 3 वैल्यूज मिलेंगे आपको। वो 3 क्या होंगे आपके, 3 अलग अलग यू कैन से डायरेक्शंस हो गए, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है ना, तो इन्होंने 3D मॉडल की ही बात की थी। तो वो जो 3 एरिया है, 3 आपको वैल्यूज मिल रहे हैं, वही उसी एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ रहे हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम रहा है, वो किसी एक जगह पे नहीं रुक सकता, वो किसी एक जगह पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है ना। पर वो तीनों यू कैन से हर एक्सिस में रोटेट कर रहा है ना, वो एक्स एक्सिस में भी रोटेट कर सकता है, वो वाई में भी रोटेट कर सकता है, जेड में भी रोटेट कर सकता है। 3 डायमेंशनल की तरह इमेजिन करो, ठीक है। इसके पहले जो बोहर्स थे उन्होंने 2D की तरह इमेजिन किया था कि भाई आपका ऑर्बिटल एक 2D है, आपका जो ऑर्बिट है वो क्या है, एक 2D है। पर इन्होंने इसको एक 3D की तरह इमेजिन किया और आपको 3 वैल्यूज मिल सकते हैं। जब आप स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां से 3 वैल्यूज मिलेंगे और वही वैल्यू आपको ये बताएंगे कि भाई इस पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकते हैं। मैं मिल सकते हैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि उस जगह पे, उस क्लाउड पे बच्चों, उस क्लाउड पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। इलेक्ट्रॉन आपका हर जगह नहीं मिलेगा, पर वो आपके समझ रहे हो, यहां पे घूम रहा है, यहां पे घूम रहा है, यहां पे घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। तो यहां पे जब घूम रहा है तो ये वाला जो पोजीशन है ना, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बार बार जा रहा है, तो यहां पे ये वो पोजीशन है, ये वो प्रोबेबिलिटी है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, वो तो यहां घूम रहा है ना, इस तरफ घूम रहा है ना। समझ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस ज्यादा होना पड़ता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन करिए, इन चीजों को बच्चों अपने बुक में नोट करिए। उसके बाद मैं आपको वेव इक्वेशन बताता हूं, वेव इक्वेशन थी क्या एक्चुअल में। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो इन सारी चीजों की बातें करने के बाद बच्चों, स्कॉडिंजर ने हमको एक वेव इक्वेशन दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बच्चों कि d² psi बाय dx², ठीक है, dx² है ना, हाँ dx² प्लस d² psi बाय dy² प्लस d² psi बाय dz², ठीक है, dz² प्लस 8 pi² m² डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहां पे किसका मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और आपका psi इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमें किसने दी थी, स्कॉडिंजर अंकल ने दी थी। किसने दी थी बच्चों, स्कॉडिंगर अंकल ने दी थी। दिस इज द इक्वेशन बच्चों जो हमें स्कॉडिंजर अंकल ने दी थी। और उन्होंने बोला कि भैया इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यूज मिलेंगी उस वैल्यूज के आधार पे, ठीक है, जो आपको वेरिएबल्स मिलेंगे उस वेरिएबल के आधार पे आप ये बता सकते हो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, ये उसकी पोजीशन हो सकती है। मैं कह रहा हूं हो सकती है, वही नहीं खड़ा होगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व इन द सेंस वो मूव कर रहा है बच्चों, फास्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो उस पोजीशन पे आपको आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। और ये इक्वेशन बच्चों बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है बच्चों, जहां पे ये जो साय है ना, ये साय दिख रहा है, इसको हम लोग साय पढ़ते हैं, साय ऐसे त्रिशूल दिखता है, त्रिशूल की तरह। ये है बच्चों वेव फंक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेव फंक्शन। और टेंशन मतलब इसको आपको सॉल्व नहीं करना,
ठीक है, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, जब आप लोग बीएससी एमएससी लेवल के ऊपर जाओगे ना उस समय आप लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे, पर अभी इसको सॉल्व नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद में रखनी है कि ये इक्वेशन है क्या। और आपको पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी अगर आप 3D की बात कर रहे हो, थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हो, 3 डायमेंशन की अगर आप बात करो बच्चों, तो आपको 3 एक्सिस देखने के लिए मिलती है ना, 3 एक्सिस आपको देखने के लिए मिलती है, तो दैट इज एक्स वाई एंड जेड। कोई भी चीज को अगर आप 3D में इमेजिन करोगे तो एक्स वाई एंड जेड। और स्क्रॉडिंजर ने भी यही कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में घूमते हैं, वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। वो किस में घूमते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। पहले ऑर्बिट की बात हो रही थी, बोहर कहते थे कि वो ऑर्बिट में घूमता है, पर वो ऑर्बिट में नहीं, वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल, इट इज 3D अरेंजमेंट। क्या है बच्चों, ये थर्ड डायमेंशन अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। आप ऐसे कह सकते हो द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो आप यहां पे एक वर्ड यूज करना बच्चों जरूर से, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो ऑर्बिटल्स क्या होंगे बच्चों, ऑर्बिटल्स वो जगह है, वो स्पेस है वेयर यू कैन फाइंड और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, जहां पे बच्चों ज्यादा आप अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हो कि भैया यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसका एक ऑर्बिटल का नया नाम उन्होंने दिया। सही बात है, पहले ऑर्बिट कह रहे थे वो, पर अब नया नाम आया बच्चों ऑर्बिट, जो किसने दिया, स्क्रॉडिंजर ने दिया। सही बात है। तो ये आपका वेव फंक्शन है, ये सब आपने एक्स वाई जेड आपको पता ही एक्सिस है बच्चों। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इसकी बातें पहले भी हो चुकी है भाई। दिस इज नथिंग बट अ प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है। ये आपकी टोटल एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो योर वेव फंक्शन। सही बात है। इसको साय पढ़ते हैं, साय त्रिशूल की तरह दिखता है ना जो, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्क्रॉडिंजर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रॉडिंजर इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए दी गई थी। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना बच्चों, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 3 वेरिएबल्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा, 3 वेरिएबल्स मिलेंगे। और इसी 3 वेरिएबल्स को ध्यान से सुनना, इसी 3 वेरिएबल्स को बच्चों नाम दिया गया क्वांटम नंबर। इसी को क्या नाम दिया गया बच्चों, क्वांटम नंबर। समझ रहे हो, इन्हीं 3 वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया बच्चों, क्वांटम नंबर्स। क्लियर है। कौन कौन से वो 3 वेरिएबल्स थे बच्चों, एक था आपका n, एक था आपका l, एक था आपका m। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स बच्चों इस इक्वेशन से मिलते हैं। और बाद में एक और वेरिएबल बच्चों ऐड कर दिया गया, दैट इज s। और ये 4 बने आपके क्वांटम नंबर। सही बात है, ये 4 बने आपके बच्चों क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो पहले के जो 3 क्वांटम नंबर है वो कहां से आए हैं पता है, वो कहां से आए बच्चों, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से आए हैं। वो किस जगह से आए हैं, आपके स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन से आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन से, ऐसे लिख सकते हो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 वेरिएबल मिलते हैं। उन 3 वेरिएबल्स को ही आप क्वांटम नंबर बोलते हो। और बाद में एक वेरिएबल और ऐड कर दिया गया। तो इन वेरिएबल से बच्चों हमें पता क्या चलता है, हमें लोकेशन पता चलता है। समझ लो, हमें क्या पता चलता है कि भाई हमें लोकेशन पता चल गया। जैसे कोई बोलता है ना तेरा लोकेशन बता, तो आप इन 3 वेरिएबल्स को बता दोगे ना तो उसको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई तेरा लोकेशन क्या है, तेरे को लोकेशन बता, मुझे तेरे को मिलने आना है, मुझे तेरे को गिफ्ट देना है, तो बता तेरा लोकेशन क्या है। या फिर आपने मान लो फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ ऑर्डर की, PS5 ऑर्डर कर लिया आपने, ठीक है, तो आप अपना लोकेशन डालते हो ना, वहाँ पे लोकेशन डालोगे कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया सबसे बड़ा एरिया। फिर इंडिया के बाद मतलब यू कैन से पहले वर्ल्ड है, फिर वर्ल्ड के बाद इंडिया है, इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के बाद कहाँ रहता हूँ मैं, महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र के बाद कहाँ रहता हूँ बच्चों, अगला लोकेशन क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, मेरा मुंबई डिस्ट्रिक्ट है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहता हूँ भाई मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट में मुंबई सेंट्रल में रहता हूँ। मुंबई सेंट्रल में कहाँ रहता हूँ भाई, मैं इसी जगह पे रहता हूँ। समझ रहे, ये मेरा गली नंबर है। तो उसी तरीके से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस एटम के, किस शेल के, किस सब शेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सबसे बड़ा होगा शेल,
उसके बाद होगा सबशेल और उसके बाद होगा ऑर्बिटल। ये चीज याद रखो। जैसे हमारे में ना सबसे बड़ा है वर्ल्ड, उसके बाद इंडिया, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हमारा जो गली का एड्रेस है वो। पर इलेक्ट्रॉन में कैसा होगा, सबसे पहले शेल, फिर उसके बाद होगा सब शेल, उसके बाद होगा ऑर्बिटल एंड वो उसका फाइनल जगह होगा। भैया इस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो तीन यू कैन से लोकेशन आपको कौन बताएंगे, ये तीन आपके क्वांटम नंबर बताएंगे। और ये जो एस है ना, ये स्पिन के बारे में बताता है बच्चों की आखिरकार आपका जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबके बारे में बच्चों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, हो गया? हो गया? ठीक है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं बच्चों अब हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वांटम नंबर्स क्या है कि जब आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको तीन वेरिएबल मिलेंगे। उन तीन वेरिएबल्स को आप क्या कह सकते हो, क्वांटम नंबर कह सकते हो। पर बाद में एक वेरिएबल को और बढ़ा दिया गया, दैट इज एस, यानी स्पिन को। ठीक है, तो अगर मैं क्वांटम नंबर की बात करूं तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर है। एक है आपका एन, ठीक है, एक है आपका एल, सबका नाम बताऊंगा, एक है आपका एम एंड लास्ट इज द एस। ये क्या है बच्चों आपके, ये क्या है बच्चों आपके क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये क्या है आपके क्वांटम नंबर्स। क्या काम आते हैं भाई, ये क्या काम आते हैं, किस लिए है बच्चों, तो ये आपके एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताते हैं। सो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन कहां पे है, किस जगह पे प्रेजेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं? नहीं, नहीं बच्चों, ये क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। समझ रहे हो कि इस जगह पे प्रोबेबिलिटी है कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन आपका वेव है ना, तो इस जगह पे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जिस जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स। और मैंने अभी आपको बताया है व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बच्चों क्या कहते, किसे कहते हैं, एक 3D स्पेस, एक 3D स्ट्रक्चर, एक 3D स्पेस जहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर, इज हाईएस्ट आप कह सकते हो। सो इट इज अ 3 डायमेंशन स्पेस वेयर probability of finding electron is maximum मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भैया यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास। जो n है ना, n इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो l है इसे हम कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। जो m है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो s है इसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में हमें आइडिया देता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो n है ना बच्चों, n सबसे पहली बात बच्चों आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो n है ये हमें बताता है शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होगा। जो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको बताएगा कि आपका जो शेल, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है, मतलब सबसे बड़ा शेल है। जैसे मान लो आप कहां प्रेजेंट हो, आप धरती पे प्रेजेंट हो, वर्ल्ड में प्रेजेंट हो, तो आप दुनिया, सबसे पहला लोकेशन आपका वर्ल्ड हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, इंडिया, सही बात है। तो उसी तरीके से बच्चों ये जो दूसरा है ना, ये आपको आइडिया देता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में बच्चों, सब शेल के बारे में, कि शेल में भी किस सब शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, शेल के अंदर भी किस सब शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में आइडिया कौन देगा, आपका एल आइडिया देगा, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद एम भाई साहब, एम क्या है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये आपको बताएंगे बच्चों ऑर्बिटल का, मतलब सबसे एक्यूरेट, सबसे मतलब क्लोजेस्ट। जैसे मान लो गली नंबर है या फिर आपके घर का नंबर है, तो आपका घर का नंबर ही सबसे ज्यादा यही प्रोबेबिलिटी नहीं कि आप इस घर में मिलोगे। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि आप अंधेरी में मिलोगे। अब अंधेरी तो भाई बहुत बड़ा है, अंधेरी में कहां ढूंढूं मैं आपको, लेकिन मैं अगर आपके घर का नंबर डाल दूं
कि भाई ये घर का नंबर है, ये सोसाइटी का नंबर, ये सोसाइटी का नाम है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि आप उस घर में मिलोगे। सही बात है ना, ठीक है, पूरी सोसाइटी में तो आप नहीं मिलोगे, उस घर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप घर में ज़्यादा मिलोगे। क्लियर है? तो वैसे ही सबसे ज़्यादा सटीक और यू कैन से एक्यूरेट जो एरिया है दैट इज नथिंग बट ऑर्बिटल, कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। फिर ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होगा? बहुत सारे सबशेल में। सबशेल कहाँ प्रेजेंट होगा? बहुत सारे शेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो आपका एस है, एस बच्चों, एस एक्चुअली किसी लोकेशन के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बारे में बच्चों आइडिया देता है आपके ये अलग अलग क्वांटम नंबर। तो एक एक करके बच्चों इस पूरे वीडियो में हम लोग एक एक करके हर एक क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, आराम से ध्यान से स्टडी करेंगे, कोई घाई नहीं हमें। ओके, ठीक है, तो ध्यान से स्टडी करो वीडियो को। मैंने पहले ही बोला है कि वीडियो को पूरा देखो, पेन पेपर लेके बैठा करो, पॉज करके लिखा करो एक एक चीजें, वरना चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। और क्वांटम थ्योरी तो यार ऐसे ही भूल जाते हैं लोग, मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी यार। क्वांटम थ्योरी मतलब भूल नहीं इन द सेंस समझ नहीं आता कि यार चल क्या रहा है, समझ रहे हो? अभी जो स्क्वाडिंजर आपने नाम सुना, स्क्वाडिंजर का एक बहुत फेमस कैट इक्वेशन है, कैट एक्सपेरिमेंट है, इक्वेशन नहीं, एक कैट एक्सपेरिमेंट है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। उसमें कुछ कैट एक्सपेरिमेंट में स्क्वाडिंजर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार देखो, एक बिल्ली को मान लो मैंने एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, एक बिल्ली को मान लो एक बक्से के अंदर मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो यहां पे दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो बिल्ली मर चुकी है या तो वो बिल्ली जिंदा है। यही दो स्टेट में आपकी बिल्ली रह चुकी है। और स्क्वाडिंगर ये भी कहते हैं कि जब आपने उस बिल्ली को बक्से में बंद कर दिया और वो बिल्ली आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रही है ना, तो वो बिल्ली दोनों स्टेट में प्रेजेंट है। वो बिल्ली बच्चों दोनों स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वो मरी हुई भी है और वो जिंदा भी है, वो मरी हुई भी है और वो जिंदा भी है। लेकिन जैसे आप गेट को खोलते हो उस बक्से का, और जैसे आप उस गेट को खोलते हो तो आपको बिल्ली दोनों में से किसी एक स्टेट में दिखाई देने लगती है, या तो मरी हुई या तो जिंदा। समझ रहे हो? ठीक है, वो ये भी ऐसा ही कहते थे कि जैसे मान लो अभी आप अपने घर पे बैठे हो, तो इस समय आपका जो कॉलेज है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, आपका जो कॉलेज है वो वेव फॉर्म में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप अपने कॉलेज में आके अपने कॉलेज को देखोगे तो वो वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि आपके जो भी चीजें वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, वेव पार्टिकल और वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। समझ रहे हो? तो आपका जो कॉलेज है वो इस समय वेव फॉर्म में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं उसे नोटिस नहीं कर रहा हूं, मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, पर जैसे ही मैं उसे ऑब्जर्व करूंगा पार्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसी अजीब अजीब बातें बच्चों क्वांटम थ्योरी में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ो, इतना स्क्रीनशॉट लो और इसको पढ़ना है, ठीक है? चलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बात करें? ओके, चलो सबसे पहले क्वांटम नंबर की बात करते हैं बच्चों। आओ, सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे बड़ा क्वांटम नंबर, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसमें जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है वो वाली स्पेलिंग है जो आपके प्रिंसिपल की होती है ना। हम लोग जो नॉर्मल प्रिंसिपल लिखते हैं वो PLE लिखते हैं, मतलब अगर कोई थियोरी है, कोई साइंटिस्ट ने कुछ दे दिया तो वो PLE वाला प्रिंसिपल होता है, पर PAL जो आपके स्कूल में हेडमास्टर होता है ना, वो वाली स्पेलिंग आपको यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है? और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। सो N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N हमें किस के बारे में आइडिया देता है बच्चों? N हमें आइडिया देता है बच्चों, सबसे पहली बात ये हमें आइडिया देता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से आप कह सकते हो साइज के बारे में आइडिया देता है। ये किसके बारे में आइडिया देता है बच्चों? साइज के बारे में। और इलेक्ट्रॉन का शेल हमें बताता है, इलेक्ट्रॉन का बच्चों शेल के बारे में हमको बताता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एन क्या हो सकता है? तो एन बच्चों किसी भी इंटीजर के बराबर हो सकता है। एन बच्चों, एन का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। मतलब n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ये बात आप लिख कर याद करके रख लो, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वांटम नंबर आएंगे उनकी वैल्यू जीरो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन n एक ऐसा स्पेशल क्वांटम नंबर है बच्चों जिसमें आपको n की वैल्यू कभी भी जीरो देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो n का वैल्यू हमेशा बच्चों 1 से शुरू होगा। समझ रहे हो? n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। n का कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? आगे चल के n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कहीं तक जा सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर
आपका n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों शेल की, अगर मैं बात करूं शेल की, मतलब भैया सिंपल सी बात है ना, हमें शेल के बारे में आइडिया देता है ना, तो शेल भी बोल सकते हो या फिर इसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो। मैं ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो k शेल में एग्जिस्ट करेगा। कौन से शेल में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? k शेल में एग्जिस्ट करेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो l शेल में एग्जिस्ट करेगा। अगर, ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? m शेल में एग्जिस्ट करेगा। किसमें? m में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? n शेल में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? ये हमको उन्होंने भी बताया था ना, किसने? और अपना बोहर ने ही बताया था, ठीक है, KLMN वाला फॉर्मूला। पर बोहर उसको अच्छे से समझा नहीं पाए थे। इन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से समझाया है कि भैया देखो, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n का वैल्यू अगर 1 होगा तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन k शेल में है। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन l शेल में है। अगर आपका n का वैल्यू 3 होगा तो आपका जो यू कैन से शेल है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो m शेल में होगा। समझ में आई बात? किस शेल में होगा? वो m शेल में आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? और इससे आपको क्या पता चलता है बच्चों? अगर आपके पास शेल पता है कि भैया k शेल है, l शेल है, m शेल है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा दैट साइज ऑफ द, यू कैन से एटम, साइज ऑफ द एटम के बारे में आप पता कर सकते हो। और यू कैन से साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में आप पता कर सकते हो कि भैया ऑर्बिटल का साइज कितना होगा, एटम का साइज कितना होगा। जितने ज्यादा शेल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा साइज होगा, यू कैन से। तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। सही बात है? क्लियर है? ये मैंने आपको शायद बताना भूल गया, मैं रह गया मेरा बताना कि आपके जो अलग अलग क्वांटम नंबर है वो बताते क्या क्या है। कुछ कुछ चीजें बताते हैं, जैसे वे शेल के बारे में बताएंगे ना, तो शेल का वो साइज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूं तो सब शेल में बच्चों वो किसके बारे में बात करते हैं? शेप के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं बच्चों तो ऑर्बिटल के बारे में तो बताएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, पर इस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन के बारे में भी वो बताते हैं। स्पिन में तो स्पिन के बारे में पता चलेगा हम लोग को। क्लियर है? तो एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज के बारे में बताएगा कि ऑर्बिटल का साइज क्या है। एल क्या बताएगा बच्चों आपको? ऑर्बिटल का शेप क्या है। जैसे किसी किसी में स्पेरिकल शेप होता है, किसी में डंबल शेप होता है, पढ़ा होगा आपने, देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी में डबल डंबल होता है, किसी में अजीब ही शेप होता है, ठीक है। तो एम आपको क्या बताएगा बच्चों? ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा कि आखिरकार किस प्रकार से आपका ओरिएंटेड है, जो आपके यू कैन से ऑर्बिटल्स है ना, वो किस प्रकार से ओरिएंटेड है। क्लियर है? उसके बारे में कौन आइडिया देगा? आपका मैग्नेटिक्स क्वांटम नंबर। और एस आपका क्या आइडिया देगा बच्चों? स्पिन के बारे में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या जानोगे बताओ? और क्या जानोगे बच्चों? और क्या ही जानोगे? दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे चले बच्चों। आगे चले, बताओ, हो गया? नोट हो गया? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? सेकंड है बच्चों आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगला है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे ही आप मोमेंटम, आई कैन से एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये भी जरा सा आप ध्यान में रखना। इसी को हम बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं।
ठीक है, इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे भाई इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों एल से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको? एल से रिप्रेजेंट करोगे। किसके बारे में आइडिया देगा ये आपको आइडिया देगा बच्चों सब शेल के बारे में। ये किसके बारे में बच्चों आपको आइडिया देगा? ये आपको आइडिया देगा बच्चों सब शेल के बारे में। समझ में आई बात? ये आपको किसके बारे में आइडिया देगा बच्चों? सब शेल के बारे में आइडिया देगा। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर सब शेल क्या है भाई? सब शेल आपके कौन कौन से हो सकते हैं ये आप याद रखो। ये हो सकता है एस, ये हो सकता है पी, ये हो सकता है डी और ये हो सकता है एफ। समझ रहे हो? ये किसके बारे में आपको आइडिया दे सकता है? एस पी डी एफ। व्हाट इज मीन बाय एस पी डी एफ? दीज आर द सब शेल। दीज आर द सब शेल जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सिचुएटेड रहेगा। आप पढ़ते हो ना 1s 2s 3s 4s 1p 2p 3p 4p में आपके इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आप कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा हो तो वो आपके सब शेल हैं। वो क्या है? आपके सब शेल हैं बच्चों। और उस सब शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो उसके बारे में आइडिया कौन देता है बच्चों? अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है। ठीक है, अजीमुथल हमें क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है। एल की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखेंगे एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों। एल की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। कुछ भी इन द सेंस कोई भी इंटीजर इसकी वैल्यू हो सकती है। इवन जीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन इक्वल टू n-1। समझ रहे हो? मतलब L की वैल्यू जो है ना बच्चों, L की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। इट कैन बी एनी इंटीजर। पर n की वैल्यू किसी भी शेल के अंदर, अगर मैं किसी भी शेल के सब शेल की बात करूं ना, तो वो हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बच्चों हमेशा एक कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 1 की, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 की बात करूं, ठीक है, ये आपका n का वैल्यू है और ये आपका मान लो l का वैल्यू है। ठीक है, n का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसी तरीके से n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। उसमें l का वैल्यू क्या होगा? इस कंडीशन में बच्चों l का वैल्यू होगा 0। l का वैल्यू क्या होगा? 0। समझ रहे हो? n-1 ऐसा इमेजिन करो। तो इसमें से एक माइनस कर दो, ये आपके सब शेल का वैल्यू होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सब शेल। सही बात है। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब इसमें इसके अंदर दोनों चीज हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? इसके अंदर 0 भी होगा, 1 भी होगा, पर 2 नहीं होगा क्योंकि n-1, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, n-1, इसमें 0 भी होगा। ठीक है, पर जितनी भी वैल्यू होगी वो n-1 ही होगी, मतलब n के ऊपर वो वैल्यू नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में कितना होगा? कितने सब शेल होंगे बच्चों? एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, लेकिन 3 कभी भी नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर 4 की बात करूं, अगर 4 ये है शेल है तो कितने सब शेल प्रेजेंट हो सकते हैं? 0 1 2 और 3। 4 सब शेल कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर l की वैल्यू 0 हो, अगर l की वैल्यू 0 हो तो वो इंडिकेट करता है बच्चों s सब शेल के बारे में। अगर l की वैल्यू 1 हो तो वो इंडिकेट करता है बच्चों p सब शेल के बारे में। अगर l की वैल्यू 2 हो तो वो इंडिकेट करता है बच्चों d सब शेल के बारे में। और वहीं अगर l की वैल्यू 3 हो तो वो सब शेल किसके बारे में इंडिकेट करता है बच्चों? f के बारे में। SPDF आगे भी है पर आगे हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो इससे आगे नहीं जाते। जितने भी एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इससे आगे नहीं जाते। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबशेल प्रेजेंट रहेगा बच्चों? S प्रेजेंट रहेगा। सही बात है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो वहां पर S भी प्रेजेंट रहेगा और P भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब 1S भी प्रेजेंट होगा, 2P भी प्रेजेंट होगा, 3P भी प्रेजेंट, कुछ भी हो सकता है वो 1 2 3। अगर n का वैल्यू 2 है ना तो 2S और 2P दोनों प्रेजेंट होगा, 3S नहीं हो सकता, क्योंकि 3S मतलब 3 मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अपन लिखते हैं ना 1S1 1S2
समझ रहे हो, 2p6 ये लिखते हैं ना, तो ये जो पहला वर्ड लिखा है ना हमने वर्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, ये इसकी वैल्यू है। और ये जो p है, p, s, p, d, ये कौन दिखा रहा है बच्चों, ये l की वैल्यू बताती है हमको कि l अगर आपका 0 है मतलब s है, l आपका अगर 0 मतलब l अगर आपका n का वैल्यू 2 है तो वहां पे s भी होगा और p भी होगा। अगर आपका n का वैल्यू 3 है तो वहां पे बच्चों s भी होगा, p भी होगा और साथ ही साथ d भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहीं अगर आपका n का वैल्यू 4 है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो वहां पे s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा, मतलब सारे सब शेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है बच्चों आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब आपका शेल है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेल, कि भाई देखो समझ रहे हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेल, कि भाई देखो ये आपका n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता, मैंने आपको अभी बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। अगर n का वैल्यू 1 है तो l कितना प्रेजेंट होगा, 0। मैंने अभी आपको ये इक्वेशन लिख के दिया, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है, ये याद रखो कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू l ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, n-1 होगा मतलब एक n से हमेशा वैल्यू छोटा होगा किसी भी l के पास। तो अगर ये 1 है तो n-1 0, अगर ये 2 है तो n-1 क्या होता है 1, पर इसके पास 0 भी होगा तो 0 1, ये 2 नहीं होगा क्योंकि n-1 है। 3 है तो 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3, ये सारे बच्चों इसके पास सब शेल प्रेजेंट होंगे, ये सारे बच्चों इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, सब शेल प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर मान लो चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, पर अभी इतना ध्यान में रखो, ठीक है, अभी इतनी चीजें बच्चों ध्यान में प्लीज 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 रख लीजिए, रख लोगे? रख लोगे? ठीक है। और एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला भी है बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज म्यू अपॉन 2 पाई एल ब्रैकेट में l+1, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोला गया, अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोला गया तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज दिस इज h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई l l+1। l की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, l की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, इस वाले जगह से आएगी। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ें बच्चों आपको हमेशा 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 के लिए ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ें बच्चों आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो कुछ नहीं कर सकते बच्चों। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फर्स्ट पेज का, इसका लिया था क्या? ओके, डन है। अगले पे चलें, अगले पे चलें, अगले पे चलें, बताओ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लो, खटाखट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया, वेरी गुड। आ जाओ, अगला एक और स्लाइड लेते हैं बच्चों, और अब समझने की कोशिश करते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, पर अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। अगला है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम, स्पेलिंग गलत हो गई यार, क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको आप किससे डिनोट करते हो बच्चों? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, और यू कैन से ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल m से। ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें किसका आइडिया देता है बच्चों? ये हमें आइडिया देता है ऑर्बिटल्स का। ये हमें किसका आइडिया देता है बच्चों? ऑर्बिटल्स का आइडिया देता है कि भैया आपके पास कितने प्रकार के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। एक सेकेंड, मैंने इसमें शेप नहीं बताया ना आपको, मैंने इसमें शेप नहीं बताया ना बच्चों। एक चीज, एक और चीज नोट डाउन करो, शेप मैंने आपको शायद नहीं बताया। अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये भी लिख लो आप,
ये भी लिख लो बच्चों। तो सबशेल कौन सा होगा, सबशेल कौन सा होगा, ये होगा S, ये होगा P, ये होगा D और ये होगा F। ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 है तो S ऑर्बिटल सबशेल, सॉरी S सबशेल, L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल, L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल और L की वैल्यू 3 है तो F सबशेल। अगर मैं इसका शेप की बात करूं, शेप शायद मैंने आपको शेप नहीं बताया, देखो यहाँ पे मैंने शेप लिख के आपको शेप नहीं बताया, कहाँ लिखा था, लिखा था कहीं मैंने, नहीं लिखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, शेप के बारे में बता देते बच्चों, क्योंकि ये शेप बताता है। अगर S ऑर्बिटल है तो शेप होता है बच्चों स्पेरिकल, ऐसे गोला सा। कौन सा शेप है ये, स्पेरिकल शेप है। अगर S ऑर्बिटल होगा तो शेप आपका क्या होगा बच्चों, स्पेरिकल होगा। क्लियर है। अगर P ऑर्बिटल है बच्चों तो ये होता है डंबल शेप, डंबल देखा है, ऐसे हम लोग डंबल उठाते हैं ना, तो ये होता है डंबल्ड शेप। क्लियर है। अगर D ऑर्बिटल होगा बच्चों तो D होता है डबल डंबल। ठीक है, D ऑर्बिटल होगा तो D, ये क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग इसको बोलते हैं डबल डंबल, डबल डंबल। ठीक है, डबल डंबल शेप। अगर F ऑर्बिटल होगा तो F ऑर्बिटल थोड़ा सा यू कैन से कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बच्चों इसका, जैसे मान लो इसमें बहुत सारे ये होते हैं ना, इसमें कैसे 4 ये हैं अपने, यू कैन से स्पाइक्स 4 है ना, तो इसमें टोटल 16 स्पाइक्स होते हैं, तो आप कह सकते हो कि नॉट स्पेसिफिक शेप, इसका स्पेसिफिक शेप नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक शेप, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। कॉम्प्लिकेटेड लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, कॉम्प्लिकेटेड शेप। ठीक है, देख लेना, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, मैंने थोड़ा सा गोजाबाजी ज्यादा कर दिया। तो ये शेप के बारे में बताता है बच्चों कौन सा, आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब अगर हम लोग बात करें, वापस आ जाओ बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बच्चों, इसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, डोनेट नहीं, डिनोट करते हैं M से। ये हमें किसके बारे में बात करता है बच्चों, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल, कि किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट लोकेशन बच्चों आपके ऑर्बिटल की, तो किस ऑर्बिटल में आपका ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, और ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, किस तरीके से ओरिएंटेड है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आप m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, -L ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू +L, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। याद इन द सेंस क्या करना है बच्चों, अगर L की वैल्यू, मान लो अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 तो -0 + 0 जैसा कुछ नहीं होता, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। देखो थोड़ा अच्छे से बनाते, ये थोड़ा सा चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, या फिर दूसरे पेज पे बनाए। यहां तक क्लियर है बताओ, यहां तक क्लियर है बताओ, दूसरे पेज पे हम लोग अच्छे से बनाते। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब यहां तक समझ में आ गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, M से। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें ये आइडिया देता है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया बच्चों, 3D अरेंजमेंट है, 3D स्ट्रक्चर है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की फाइंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये उसका फॉर्मूला है, यानी -L ग्रेटर देन इक्वल टू M स्मॉलर देन इक्वल टू L स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसको किस प्रकार आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, दैट इज -L स्मॉलर देन इक्वल टू M स्मॉलर देन इक्वल टू +L। ठीक है, ओके, यहां पे मैं लिखूंगा L की वैल्यू, यहां पे मैं लिखूंगा M की वैल्यू, और यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूंगा मैं, कि भाई कितने ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट हैं किस किस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ईजी है। सुनो, अगर मान लो L की वैल्यू 0 है, ठीक है, L की वैल्यू 0 है, तो -0 + 0 जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। अगर L की वैल्यू 0 है तो मतलब कौन सा सबशेल है बच्चों, S सबशेल है। और S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, आप बोलोगे सर 0, नहीं, हम लोग इसको काउंट करेंगे, दिस इज 1 इंटीजर। 0 क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, 0 क्या है, एक इंटीजर है, सही बात है। तो ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा आपका,
ऐसे बक्से में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, पर इस प्रकार का आपका ऑर्बिटल बनेगा। और एक ऑर्बिटल बनेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास एक इंटीजर है। आप ये मत इमेजिन कर लेना कि सर 0 इंटीजर है तो 0 ऑर्बिटल होगा, ऐसा नहीं। 0 ऑर्बिटल कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर L की वैल्यू 0 है मतलब S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल मतलब S आपका सबशेल है, तो M की वैल्यू भी 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस टू L, यहाँ पे बीच में M की वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस। मतलब माइनस से लेके प्लस तक के बीच में जितनी प्रोबेबिलिटी है वो सारी चीजें आप यहाँ लिखोगे, वो आपका M का वैल्यू होगा। और जितने भी इंटीजर होंगे, जितने भी नंबर्स वहां पे लिखे होंगे, उतने ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनो, अगला देखो। अगर L का वैल्यू 1 है, अगर L का वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है, तो कौन सा सबशेल है बच्चों? P। कौन सा सबशेल है बच्चों? P। अब यहां से क्या लेना है हमको? -1 से लेके +1 तक जाना है, तो मतलब -1 0 +1, ठीक है। -1 0 और +1, -1 0 +1। कितने इंटीजर है बच्चों? 1 2 3, 3 इंटीजर है, 1 2 3। तो मतलब P सब शेल में कितने ऑर्बिट्स होंगे? 3 ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिट नहीं, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मतलब कितने इंटीजर्स है? एक ये वैल्यू है, एक ये, जीरो भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, एक ये वैल्यू है, मतलब 3 ये वैल्यू है, इसलिए ऑर्बिटल के नंबर भी कितने हो गए? 3 हो गए। ऑर्बिटल के नंबर भी कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। अगर मान लो L का वैल्यू है 2, ठीक है, L का वैल्यू है 2, और ये भी आपको पता है ना, यहाँ पे N भी बना लो, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बना लो। N का वैल्यू 0 कब होगा? L का वैल्यू 0 कब होगा? जब N का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। 2 में ये होगा, 3 में 2 होगा, और ये 4 में क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू 3 होगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये कौन सा बच्चों सबशेल है? बच्चों आपका D है, D सबशेल है, सही बात है, D सबशेल है। इसकी वैल्यू 2 है, तो माइनस से लेके प्लस तक लेके जाओ, यानी -2 -1 0 +1 और +2। ये देखो, मैंने वही बोला ना, माइनस से लेके प्लस तक लेके जाना है, माइनस से लेके प्लस तक लेके जाना है, ठीक है। तो -2 -1 0 +1 +2। तो कितने इंटीजर हैं? 1 2 3 4 5। तो मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कितने ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? D के पास 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। कितने डब्बे बनाओगे आप? 5 डब्बे बनाओगे, दैट इज 5 ऑर्बिटल। क्लियर है? अगर N की वैल्यू 4 है तो अपना अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3। 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? F सबशेल, सही है। 3 का मतलब क्या होता है? F सबशेल। L का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। कितने इंटीजर हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों? 7 ऑर्बिटल्स। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। दीज आर द ऑर्बिटल्स, दीज आर द ऑर्बिटल्स बच्चों। और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जो आपको किसके बारे में बताता है बच्चों? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? M। किसके बारे में बच्चों ये आइडिया देता है? ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है, या फिर ओरिएंटेशन के बारे में आइडिया देता है। और ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया, इस फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। और अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो आपको सारे M की वैल्यू मिल जाएगी। अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, सही बात है। अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये भी 0 है, एक एंटीजर है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक। तो इससे हमको पता चलता है बच्चों कि S ऑर्बिटल में, ये भी आप ध्यान में रखना है, जो मैंने यहां पे लिखा है वही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा है वही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि S सबशेल में 1 ऑर्बिटल, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल। जब भी अगर P सबशेल बनाऊं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 3 ऑर्बिटल में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर मैं D सबशेल की बात करूं तो उसमें 5 ऑर्बिटल, और अगर मैं F सबशेल की बात करूं तो उसमें 7 ऑर्बिटल। और ये कहां से आया है? ये यहां से आया है, ये यहां से आया है बच्चों। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, इसका लिया स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं है बुक फोन में कि स्क्रीनशॉट लिया है, फिर वो 2 साल 3 साल तक पढ़ा हुआ है, उसको कभी पढ़ा भी नहीं, लिखा भी नहीं, फिर बोलोगे यार क्वांटम नंबर समझ में नहीं आता है। ऐसे कैसे समझ में आएगा जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसको लिखो, ये टेबल बनाओ बुक में और समझो। ओके, हो गया?
डन है, डन है बच्चों, डन है, ओके। चलो लास्ट क्वांटम नंबर बच्चों क्या है, फोर्थ लास्ट क्वांटम नंबर। एक्चुअली में ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन का आंसर नहीं था, सॉल्यूशन नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की स्पेलिंग गलत हो जाती है, फिर गलत हो गई। क्वांटम नंबर किससे डिनोट करोगे भाई, इसको आप डिनोट करोगे बच्चों एस से। क्या बताता है ये बताता है आपको रोटेशन के बारे में, ठीक है। साइड रोटेशन, किस साइड में रोटेशन हो रही है, किसके बारे में बताता है बच्चों, ये साइड रोटेशन के बारे में बताता है। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में वेव फॉर्म में घूम रहा है, सही बात है। वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो दो प्रकार से घूम सकता है ना बच्चों। जैसे आपका फैन भी है, दो प्रकार से घूमता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी चीज अगर रिवॉल्व हो रही है, कोई भी चीज बच्चों अगर रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं ना बच्चों, या तो वो घूम सकती है क्लॉकवाइज, सही बात है, या तो वो घूम सकती है एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है ना। या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि देखो भाई दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो आप कहोगे +½ और एक आप कहोगे -½ समझ में आई बात। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें आप किसी को भी क्लॉकवाइज और किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। अगर आप इसको क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लो, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसको क्लॉकवाइज लो, ठीक है। और ये क्या कहता है कि आपका जो रोटेशन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, आपका जो रोटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई भी क्लॉकवाइज ले लो। मान लो मैं इसको क्लॉकवाइज लेता हूं, तो अगर +½ है तो क्या हो गया वो क्लॉकवाइज, और अगर वो उल्टा घूम रहा है तो वो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे, एंड वाइस वर्सा, मतलब आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज ले सकते हो। इट डिपेंड अपॉन यू, इट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, सही बात है। और इसने ये भी कहा बच्चों कि मान लो, इसने एक्चुअली में नहीं कहा था, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, पर आप कह सकते हो, ये भी आप सीख लो कि मान लो एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, उस ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे भी ना बच्चों, उन दोनों का स्पिन हमेशा अपोजिट होगा, उन दोनों का स्पिन हमेशा क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। वो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, क्लियर है। और एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बना दूंगा, मतलब एक ऐसा क्लॉकवाइज स्पिन, और एक को मैं ऐसे बना दूंगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो मतलब एक +½ और एक -½ जिसकी वजह से ये वाला जो आपका शेल हो, ये जो आपका ऑर्बिटल हो जाएगा ना, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। दिस विल बी योर, इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल ऑर्बिटल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, दो से ज्यादा नहीं रह सकते, मोर देन 2 नहीं हो सकता। एक रहेगा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाफ फील्ड हो जाएगा। और मैक्सिमम दो रह सकते हैं, अगर दो रहेंगे तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्यों, ताकि वो आपका जो ऑर्बिटल है वो न्यूट्रल हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए। और इसी को आप क्या कहोगे, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, इसी को आप क्या कहोगे, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ये आपका शेल नहीं है, हो सकता है ये एस शेल भी हो सकता है, तो कंप्लीटली फील्ड है आपका एस शेल। अगर पी होगा बच्चों तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, मैंने अभी आपको सिखाया, तो पी में 3 ऑर्बिटल है, हर छोटे छोटे सब ऑर्बिटल में आप क्या डालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी नोट कर लेना, अच्छे से बुक में लिख लेना जरूर से, ठीक है। ओके, डन। अच्छा चलो लास्ट चीज सीखते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो का, आज के इस लेक्चर का लास्ट चीज सीखते हैं, जो कि रिलेटेड है आपके क्वांटम नंबर से ही। दैट इज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई, थोड़ी डिटेल वीडियो थी,
मतलब यहाँ तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करके चले जाऊंगा क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया बच्चों थोड़ा सा, पर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने ही बनाई है। आपको सिर्फ सर्च करना जाके यूट्यूब पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और लास्ट में लिख दो बाय JR कॉलेज, ठीक है, बाय JR कॉलेज लिख दो, बस इतना लिख दो, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मिलेगी, ठीक है, जहां पे मैंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको डिटेल में सिखाया हुआ है। कुछ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख लेना, उसको भी जरूर से एक बार देख लेना, ठीक है, चलेगा। क्या कहते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे भी क्या कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बच्चों। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। क्या कह रहा है ये, जैसे मान लो एक कोई एटम है, मान लो कार्बन का एक एटम है, ठीक है, मान लो आपके पास कार्बन का एक एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होगा इसके पास, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 और 4 में। तो पहला वाला आपका फर्स्ट योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, इसमें P की वैल्यू कितनी है 4, यानी आपका प्रोटॉन 4 है, यहाँ पे 2 शेल, एक K शेल और एक L शेल, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक रुको कलर 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 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो इस वाले शेल में 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, समझ में आई बात। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, सुनो, ये कहता है कि एक स्पेसिफिक एटम में, एक स्पेसिफिक एटम बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सारे के सारे 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी सेम, कैन नेवर बी सेम, समझ लो। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम में सारे के सारे क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, जो आपके कौन से शेल में है, K वाले शेल में। मान लो K शेल में आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे दो, मैं मान लो इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो मैं बात कर रहा हूं A की और B की, सही बात है, A की और B की बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले A की बात करते हैं। A का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब N का वैल्यू क्या है बच्चों 1, क्योंकि ये K शेल में है, ठीक है। इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब सब शेल क्या है, S ऑर्बिटल। भैया इसका भी इसका S ऑर्बिटल है, क्योंकि सबसे पहले K है ना, K मतलब क्या है N, L का वैल्यू क्या है 0, L का वैल्यू क्या है 0, सही बात है, मतलब S ऑर्बिटल में, ठीक है। M का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू 0 होगा बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट क्या आ गया, स्पिन। अब देखो इसकी स्पिन है, इसकी स्पिन मान लो मैं +½ ले लेता हूँ, इसकी स्पिन मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, +½ ले लेता हूँ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक आपका +½ आ गया, एक ऑर्बिटल में एक क्या आ गया आपका +½ आ गया, सही बात है। अब मैं B की बात करूँ, B का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भाई 1, L का वैल्यू क्या होगा 0, ये भी S ऑर्बिटल में है, ये भी S ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका M का वैल्यू, अगर L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू भी क्या होगा 0। अब लास्ट आ गया स्पिन। मैंने आपको क्या बताया इसके पहले, यही चीज़ बताया ना, इसके पहले मैंने आपको चीज़ बताई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये +½ है तो ये क्या होगा -½ ये क्या होगा बच्चों -½ मतलब इनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गया, इनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा। बाकी सारे क्वांटम नंबर सेम होने दो, 3 के 3 सेम हो जाएंगे, पर एक ऐसा कोई क्वांटम नंबर होगा जो डिफरेंट होगा। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के किसी भी एक एटम में सारे के सारे यू कैन से सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। एक और एग्जांपल दें, रुको, एक और एग्जांपल लेते भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लो इस B की जगह, रुको, हाँ, ये आपका B था, ठीक है। अब मैं इसको B दे देता हूँ, ठीक है, तू हट जा भाई। अब A आपका ये है, B आपका ये, इन दोनों कंपेयर करते हैं, ये आपका A और ये आपका B। सबसे पहले A की बात करते हैं। A का N का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1 होगा, L का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि S ऑर्बिटल में है, M का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, और S का वैल्यू कुछ भी ले लो,
माइनस ले लो, प्लस ले लो, कुछ भी ले लो। अब बी की बात करो, बी का क्या है बच्चों वैल्यू, बी कौन से ऑर्बिटल में, के, ये वाला के था, ये एल में है, सही बात है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो गया 2, एन का वैल्यू क्या हो गया 2, सही बात है। एल का वैल्यू क्या हो गया, या तो 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है, सही बात है, मतलब 1 भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एक्चुअली एस ही होगा, एन का वैल्यू होगा 1, एम क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया, सही है, पी ऑर्बिटल में भी जा सकता है इसके इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ना, यहाँ पे एल का वैल्यू चेंज हो गया, एम का वैल्यू चेंज हो गया, एन स्पिन भले सेम रहने दो, पर यहाँ पे आपका जो अजीमुथल क्वांटम नंबर था वो क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। तो एक एटम के अंदर, मैंने क्या बोला, एक एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्लियर है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा है, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके टाइप करेंगे बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय जेआर कॉलेज, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर बनाई थी, वहां पे ढेरों एग्जांपल मैंने लिए थे, और ढेरों एग्जांपल आप वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हंट्स रूल है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर अबाउ प्रिंसिपल है, उन चीज़ों को हम लोग खत्म करके इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1-2 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, क्लियर है। तो इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जितना भी हो सके, लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है, कमेंट कर दो अच्छे प्यारे प्यारे, सही है, और इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे और भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडी, बाय बाय।